जेडीएस हुई कमजोर तो किसको मिलेगा फायदा। डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय का बड़ा चेहरा है। वोकालिंगा एक ऐसा वोट बैंक है जो हमेशा से जेडीएस का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है। एचडी देवेगौड़ा सबसे बड़े नेता हैं, अब कुमारस्वामी। बहरहाल जेडीएस अगर कमजोर होती है और क्यों होगी, क्यों हो सकती है, ये बात मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। और इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिल सकता है, ये बड़ा सवाल है। या बीजेपी कैसे इसका फायदा, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे क्षेत्रों में भी रैलियां की हैं जो जेडीएस के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। तो ये बहुत खास स्ट्रैटेजी है। क्या ये माना जा रहा है कांग्रेस बीजेपी की तरफ से कि इस बार जेडीएस के प्रभाव वाले क्षेत्रों पर भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में जब आती है तो कांग्रेस और बीजेपी अच्छी सीटें लाकर भी आपस में लड़ते रह जाते हैं। सरकार बनाने के लिए जेडीएस के साथ जाना पड़ता है, तो जेडीएस के साथ भी कड़ा मुकाबला है। लेकिन इसका फायदा किसको ज़्यादा मिलेगा, ये समझते हैं। कर्नाटक विधानसभा के लिए 13 मई को जो नतीजे आएंगे उस पर सबकी नज़रें, खासतौर पर जेडीएस का आंकड़ा क्या आता है। सवाल उठ रहे हैं कि जेडीएस एक बार फिर किंग या किंग मेकर बनकर उभरेगी या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। जेडीएस की स्थिति को लेकर लंबे समय से ये सवाल राजनीतिक गलियारे में बना हुआ है, जैसा कि 2018 में त्रिशंकु जनादेश की स्थिति में हुआ था। अब जेडीएस की राजनीति जो है वो वोकालिंगा समुदाय के इर्द गिर्द है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डीके शिव कुमार वोकालिंगा समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास में है, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री की दौड़ में भी माने जा रहे हैं। तो ये वोकालिंगा वोट वो अपने साथ कितने लाते हैं अपने चेहरे के दम पर, ये देखने वाली बात होगी। पिछले कुछ चुनाव की तरह ही इस बार भी राजनीतिक दायरों में जेडीएस की चिंता बढ़ी हुई है और जेडीएस की ये चिंता कांग्रेस के लिए फायदा बन सकती है। जेडीएस इस बीच आंतरिक कलह से त्रस्त है, दल बदल से परेशान है। देवेगौड़ा के बेटे जो हैं एचडी कुमारस्वामी ने एक तरह से अकेले अपने दम पर राज्य भर में पूरे राज्य में पारिवारिक पार्टी होने की छवि के साथ जेडीएस के प्रचार का प्रबंधन किया था, जिसमें उनके वृद्ध पिता पीछे रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में असली लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही मानी जाती रही है, लेकिन जेडीएस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। इस दौरान कौन सी राजनीतिक पार्टी किस पर भारी पड़ने वाली है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इससे पहले राज्य में जेडीएस की स्थिति और जातीय समीकरण को समझना चाहिए। हालांकि कर्नाटक चुनाव में इस बार जेडीएस की स्थिति क्या होगी, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है। कुमारस्वामी भी खुद को इस स्थिति में रखना चाहते हैं कि एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने में उनका योगदान जरूरी रहे। वहीं एचडी कुमारस्वामी पंचतंत्र यात्रा के माध्यम से एक बार फिर जेडीएस को किंग मेकर बनाए जाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि एचडी कुमारस्वामी की कांग्रेस और भाजपा कोर वोट बैंक और वोकालिंगा समुदाय पर नजरें टिकी हैं, जो कि सबसे ज्यादा भाजपा और कांग्रेस जिसके लिए रूड़ा बन सकती हैं। ऐसे में कुमारस्वामी के सामने अपने वजूद को बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हुई है। ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जेडीएस इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी या फिर सत्ता की चाबी को अपने हाथ में रखेगी। जेडीएस पहले भी किंग मेकर बन चुकी है, वो कब, आइए बताते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने जनता दल से अलग होने के बाद साल 1999 में जेडीएस का गठन किया था। जेडीएस पिछले 2.5 दशक में कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, लेकिन ये पार्टी इतनी सीटें जरूर हासिल कर लेती है जितने में उनके समर्थन के बिना राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार बनना मुश्किल हो जाए। अलग अलग समय पर जेडीएस अन्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस के साथ सफलता का स्वाद चखती रही है। इसी के साथ ही देवेगौड़ा के बेटे कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बनते रहे। आप नीतीश कुमार को देखिए, हालांकि नीतीश कुमार बहुत आगे हैं इस मामले में। किसी के पास कितनी भी सीटें आए, सत्ता की चाबी उनके पास रहती है। कुछ यही स्थिति किंग मेकर के तौर पर इनकी भी रहती है। आपने महाराष्ट्र की सियासत में भी देखा, कई किंग मेकर हैं। बहरहाल कर्नाटक में जेडीएस किंग मेकर इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर थोड़ा बहुत सीटों का अंतर होता है तो क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, दोनों को इनकी जरूरत पड़ती है। साल 2004 में जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इस दौरान भाजपा ने 79 सीटें और कांग्रेस ने 65 सीटें जीती थी। वहीं इस दौरान जेडीएस ने किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए 58 सीटें जीती। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई थी, लेकिन पौने 2 साल के अंदर ये गठबंधन टूट गया। इसके साथ ही एचडी कुमारस्वामी ने भाजपा से हाथ मिला लिया। इसके बाद साल 2018 में भाजपा कर्नाटक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, जिसके बाद एक बार फिर जेडीएस किंग मेकर बनी थी। साल 2011 की जनगणना के अनुसार कर्नाटक में कुल जनसंख्या 6 करोड़ 11 लाख है। इनमें सबसे ज्यादा आबादी हिंदू है, यानी 5 करोड़ 13 लाख, 84%। मुस्लिम है 79 लाख 12.91%। 11 लाख ईसाई हैं, यानी 1.87%। और 4 लाख यानी करीब 0.72% जैन हैं। कर्नाटक राज्य में लिंगायत सबसे बड़ा समुदाय माना जाता है। जनसंख्या करीब 17% के आसपास
पास है, इसके बाद वोकालिंगा दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और ये कोर वोट बैंक है जेडीएस का, और शिव कुमार इसी के नेता हैं और ये बीजेपी के उतना करीब नहीं है। और लिंगायत पे आप देख लीजिए बीजेपी का कितना फोकस है, 12% है वोकालिंगा। तो ये 12% जो है किसके साथ जाता है इस बार, इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि जेडीएस में अगर कुछ उठापटक है, जेडीएस से अगर निराश होती है जनता या उसकी अंदरूनी उठापटक से कॉन्फिडेंस नहीं जागता है जनता में, बीजेपी कांग्रेस में किसी एक को चुनना है, तो क्या कांग्रेस को फायदा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा लगता है क्योंकि वोकालिंगा का सबसे बड़ा चेहरा शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, इधर देखें तो येदियुरप्पा हैं और इधर जगदीश शेट्टार को भी लाया गया है लिंगायत की तरफ से। हालांकि जगदीश शेट्टार को अभी अपने चुनाव में काफ़ी मशक्कत करनी है। इसके अलावा कुछ अन्य जातियों की बात करें तो कुरुबा है 8%, एससी 17 हैं, एसटी 18%, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है और इसीलिए आपने जातिगत राजनीति भी देखी, बयानबाजी भी देखी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ बीजेपी अपने पूरे दम के साथ मैदान में उतरी है। वहीं इस बार कांग्रेस और जेडीएस भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की दलित आबादी के वोट सभी दलों में विभाजित होते हैं, लेकिन वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस अपनी ओर करने में कामयाब होती आई है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और जेडीएस के बीच विभाजित हो जाता है। इस बार ये बजरंग दल वाला जो बात कही गई या मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से मुखर हुई है कांग्रेस, ये माना जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं को पूरी तरह से रिझाने की या जेडीएस के साथ में जो जाते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जेडीएस और कांग्रेस की हो सकती है। तो वोकालिंगा और मुस्लिम, ये दो समीकरण आते हैं जहां पर जेडीएस को कांग्रेस बीट कर सकती है और अगर जेडीएस कमजोर होती है तो कांग्रेस निश्चित तौर पर और मजबूत होगी। कांग्रेस और जेडीएस को वोकालिंगा वोटर्स का भी वोट मिलता है, लेकिन इस बार भाजपा इस वोट बैंक में भी सेंधमारी का प्रयास कर रही है। जनता दल एस एक त्रिशंकु विधानसभा की उम्मीद लगा रही है ताकि वो किंग मेकर की भूमिका निभा सके। वहीं भाजपा पीएम मोदी की लोकप्रियता के जरिए राज्य में दोबारा वापसी की उम्मीद में है। बीजेपी की ओर से दोनों दल कांग्रेस और जेडीएस को एक दूसरे की बी टीम बताया जाता रहा। साल 1999 में अपने गठन के बाद से जेडीएस ने कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाई है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन में वो 2 बार सत्ता में रही है। फरवरी 2006 से वो बीजेपी के साथ 20 महीने सरकार में रही और मई 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ 14 महीने सरकार में मुख्यमंत्री भी रहे हैं कुमार स्वामी। इस बार पार्टी ने कुल 224 सीटों में से 123 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाने के मिशन के लिए मिशन 123 यानी मिशन 123 का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हालांकि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक और पार्टी के भीतर भी एक तबके को ये लक्ष्य प्राप्त होने को लेकर संदेह है। जेडीएस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2004 के विधानसभा चुनाव रहे थे, इसमें 58 सीटें उन्होंने जीती थी। इसके बाद 2013 में 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 में इसके खाते में 37 सीटें आई थी और अब की बार भी जेडीएस के लिए ये चुनाव काफ़ी खास माना जा रहा है, क्योंकि देखना भी बाकी है कि जेडीएस एक बार फिर किंग या किंग मेकर बनकर उभरेगी या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। यदि जेडीएस कमजोर होती है तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।